दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, वर्नर थ्योरी डिस्कस की थी, कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे और टर्मिनोलॉजी, चिलेशन, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज वाली क्लास में हम डिस्कस करें इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये था हमारे पास FeCN होल 6 -4, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर था जो कि इससे मिला था, हमको ध्यान हो आपको, K4 FeCN होल 6 को जब हम आयोनाइज करते हैं तो 4K प्लस एंड FeCN होल 6 -4। तो इसके स्ट्रक्चर को तो हम फर्स्ट क्लास में पहला ही एग्जांपल मैंने यही दिया था। आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन पर इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe26 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आर्गन 3d6 4s2 है। और आर्गन 26 जो है इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो ये 3d 4s और 4p। इसके अंदर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन 3d6 6d में और 2s में Fe+2 कर दूं मैं तो ये Fe+2 हो जाए। अब यहां पर 6Cn-, तो मैंने कहा था कि साइनाइड लिगेंड जब CMC के नियर आता है, लिगेंड जब सेंटर मेटल केटायन के नियर आता है तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड हो जाते हैं। और क्यों होते हैं ये हम CFT में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है बेसिकली, जिसमें इन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब यहां पर क्या होता है, 2d ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में साइनाइड अपना लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही कंसेप्ट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 2d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर, आपस में हाइब्रिडाइज होकर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और साइनाइड 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसका शेप ऑक्टाहेड्रल है। और इसके अंदर जो d ऑर्बिटल यूज हुए वो पेलेंटिमेट शेल वाले हुए। किसी भी एटम की जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसको हम वैलेंसी शेल कहते हैं। तो आयरन की जो वैलेंसी शेल है वो 4th है और 3d है, तो 3d हो गए पेलेंटिमेट शेल के d ऑर्बिटल्स। 3d क्या हो गए, 3d इज द पेलेंटिमेट शेल d ऑर्बिटल्स ऑफ आयरन। तो यहां पर आप ध्यान दो, पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि इस आयन में, इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो d ऑर्बिटल यूज हुए हैं वो पेलेंटिमेट शेल के d ऑर्बिटल यूज हुए हैं। अब इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर इसकी जगह अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है FeS2O होल +2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, तो यहां पर S2 आ गया लिगेंड, या लिगेंड क्या आ गया S2। तो यहां पर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि लिगेंड को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को अभी अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो सेंटर मेटल केटायन के CMC के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर कर देते हैं। जैसे Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है, पुश कर देता है, धकेल कर, और इनको सबको एक साथ कर देता है, पेयरिंग हो जाती है अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो सेंटर मेटल केटायन के जब नियर जाकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनका
फील्ड इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो वीक लिगेंड में क्लासिफाई होते हैं, वीक फील्ड के लिगेंड बोलते हैं हम उनको। तो ये जो वीक फील्ड के लिगेंड जब सेंटर मेटल केटायन के नियर जाते हैं तो ये सेंटर मेटल केटायन के इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करते हैं, उनको एज इट इज छोड़ देते हैं और वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बनाते हैं। वो इनको खाली नहीं करवाते हैं। एक तरह से Cn माइनस ने तो खाली करवाया इन दोनों को, चलो पीछे जाके बैठो, ठीक है, तो ये आगे इधर आके बैठ गए। और Cn माइनस ने तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को खाली करवाया है, एक तरह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उधर शिफ्ट करवा के पेयरिंग करवा के इन दोनों ऑर्बिटल्स को खाली करवाया, यानी Cn माइनस ने इन दोनों ऑर्बिटल्स को खाली कराया है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाई। तो Cn माइनस को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड। लेकिन ये जो लिगेंड है बेसिकली H2O, हैलाइड, OH माइनस आयन, ये होते हैं वीक फील्ड के लिगेंड। ये खाली नहीं करवा पाते हैं, ये वीक फील्ड के लिगेंड है। ये सेंटर मेटल केटायन CMC के जो केटायन है, CMC जो है सेंटर मेटल केटायन जो है, उसके जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एज इट इज रहने देते हैं। X माइनस क्या हो गया? X माइनस हो गया हैलाइड, हो गया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि ये मेन और भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तीन लिगेंड H2O, X माइनस और OH माइनस आयन, अभी आप लर्न कर लो कि ये तीनों लिगेंड अगर किसी CMC के पास जा रहे हैं तो वो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेंगे और अवेलेबल ऑर्बिटल के साथ ही वो बॉन्डिंग करेंगे। अब मैं अगर इस आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो X और 6 0 +2, 6 मॉलिक्यूल वाटर है और H2O लिगेंड है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन इस पे टोटल चार्ज तो 0 ही है, कोई चार्ज नहीं। तो X इक्वल्स टू क्या आ गया? +2। तो एक तरह से यहां पर भी आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही थी, यानी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। जो लिगेंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो यहां पर भी 6 है और इधर भी 6 आने वाली है। अब ये आयरन 26, तो आयरन 26 है तो ये आयरन, अब यहां मेरे को 4D भी लिखना पड़ेगा। ये है 3D6, 4S, 4P एंड 4D। 3D6 1 2 3 4 5, 3D6 4S2, 4P भी है 4D भी है, क्योंकि 3D तो पेनिट्रिमेट शेल, 3D तो पेनिट्रिमेट शेल के d ऑर्बिटल्स है और 4D है वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स। तो ये तो हमारा वैलेंसी शेल है बेटा, ये हमारा वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स है। ये 3D है हमारा पेनिट्रिमेट शेल का ऑर्बिटल। Fe को मैं Fe+, तो अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब Fe को Fe+2 में कन्वर्ट करते हैं। जब Fe को Fe+2 में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर 6 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के मतलब लिगेंड के, हम यहां बोलेंगे 6 मॉलिक्यूल वाटर के, ये ऑक्सीजन का लोन पे। तो ये जो यहां पर जब 6 साइनाइड आए तो साइनाइड ने इन दोनों ऑर्बिटल को खाली करवाया, यानी पावर था तो खाली करा दिया, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज के पेयरिंग करवा दी। वाटर है वीक फील्ड का लिगेंड, ये
इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाता, इन दोनों ऑर्बिटल्स को खाली नहीं करवा पाता है, तो क्या करेगा? जो अवेलेबल ऑर्बिटल है उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो वो क्या करेगा? इन सारे ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में यूज करता है। 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या देख रहे हो? इसने 4D यूज किया, साइनाइड ने 3D यूज किया। यानी यहां 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 वैलेंसी शेल के d ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो गए। बना तो यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बना तो यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पर यहां जो d ऑर्बिटल यूज हुए वो हुए वैलेंसी शेल के 4D के, और हाइब्रिडाइजेशन जो बना यहां पर वो बना sp3d2। जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो बना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना। अभी आप ये क्रॉस क्वेश्चन मत करो या ये माइंड में मत लाओ कि सर इसने पेयरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, रिलेटिविटी थ्योरी की बेटा लिमिटेशन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वाटर पेयरिंग नहीं कर पा रहा है जबकि साइनाइड पेयरिंग कर रहा है। यानी कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सेंटर मेटल केटाइन के इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर लेते हैं, और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सेंटर मेटल केटाइन के इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करते और अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन लिखने को आए बेटा तो ये लिमिटेशन लिखनी है। तो डेफिनेटली अगर लिमिटेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा जो हमारे नेक्स्ट सीएफटी में आएगा। अब अगर हम यहां पर, हमारा आज का पर्पस ये नहीं है कि कौन पेयरिंग करता है और कौन नहीं करता है, हमारा तो ये है कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है मेरे को ये समझाना है पहले। तो ये देखो इसके अंदर क्या हुआ, डी ऑर्बिटल पेरेंटिमेट शेल के यूज हुए, तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये है हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये बाकी बचा हुआ जो है, ये वाला जो है, जो ये वाला है, दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जब डी ऑर्बिटल 4D, अगर 4D मतलब वैलेंसी शेल के डी ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो, वैलेंसी शेल के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो, या यूं बोलो लिगेंड वैलेंसी शेल के डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा हो, तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब लिगेंड पेलेंटिमेट शेल के 3D के ये ऑर्बिटल्स यूज कर रहा हो, अंदर वाले ऑर्बिटल्स यूज कर रहा हो, पेलेंटिमेट शेल वाले ऑर्बिटल यूज कर रहा हो, n-1d के ऑर्बिटल यूज कर रहा हो, तो हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें n-1d ऑर्बिटल यूज हुए बॉन्डिंग में और इसमें nd यूज हुआ। 4d है nd और ये है n-1d, तो यहां nd यूज हुआ और यहां 3d यूज हुआ, n-1d यूज हुआ। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाते हैं और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर देते हैं। तो इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या तो डाइमैग्नेटिक होते हैं, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और अगर होता भी है तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा आपने इसमें देखा था K4 FeCN6 था और ये था ये CN6 है और ये वाला है तो फेरिसाइनाइड। आपको याद होगा मेरी फर्स्ट क्लास, तो उसमें Fe+3 था तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये हो गया, ये भी ये हो गया FeCN6 और यहाँ प्राइमरी वैलेंसी अब आ जाती है +3। आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, कि इस आयरन पर
इस आयरन पर +3 है, ठीक है। तो ये हो गया FeCN होल 6 -3, पहले वाला था FeCN6 -2 था, ठीक है ना। जिसको कंफ्यूजन होगा वो रिमाइंड करो, तो देखना -2 लिखा था, अब वाले में चेंज करके -3 लिख दिया, तो -3 लिख दूंगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो एक अनपेड रह जाएगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में या तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा या एक भी नहीं होगा, बस 0 या 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। 0 किस केस में, जब इवन नंबर में था, जब ये था 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो पीछे चले गए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो पीछे चले गए, तो एक तो पेयर हो गया, एक अकेले ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 5 है आयरन के पास, रेड वाले इलेक्ट्रॉन आयरन के। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिज्म बहुत कम होता है, या तो वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होंगे तो उसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर बहुत कम होगा, क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे कोई पूछे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या तो डायमैग्नेटिक है, और अगर वो पैरामैग्नेटिक होंगे तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, जैसा कि यहां देख रहे हैं। बट अगर मैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये जनरली हाई पैरामैग्नेटिज्म होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि जो वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड किसको पेयरिंग नहीं करेगा, इनकी नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है, उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, और आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। मैं क्लियर कर दूं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मैं कुछ आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल और भी दे देता हूं, क्योंकि इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में काफी सारे दे चुका था। जैसे ये देखो, अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, कोबाल्ट H2O होल 6 +3, COH2O होल 6 +3, तो कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, X6 0 +3, तो X = +3। तो यहां पर कोबाल्ट का जो प्राइमरी वैलेंसी आ रहा है वो +3 आ रहा है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d7 4s2, और कोबाल्ट +3 का हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0। दो ये निकल जाएंगे, एक यहां से। अब मैं कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो वो हो जाएगा 3d6 4s2 तो ये देखो बेटा, ये है 3d6 4s2, तो ये 3d6 1 2 3 4 5 4s0, सॉरी, मैंने डायरेक्ट कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 6s2O एज इट इज इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल पेयरिंग करेंगे नहीं, तो ये डायरेक्टली किसको यूज करेंगे, अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स को। तो कहां चले गए, देखो ये था 3d पेलेंटिमेट शेल के d ऑर्बिटल्स, 4s वैलेंसी शेल का s ऑर्बिटल, 4p वैलेंसी शेल के p ऑर्बिटल्स, 4d वैलेंसी शेल का d ऑर्बिटल। तो क्या हो गया, यहां पर वापस वही सिचुएशन आ गई।
1 2 3 4 5 6 sp3d2 और इनर होता तो d2 लिखते हैं। अगर यहाँ साइनाइड आता तो d2 आ जाता। अगर मैं यहाँ H2O की जगह Cn ले लूं तो d2sp3 आ जाता। इसको हटा देते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर देखो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बात और क्लियर कर दूं, अब जैसे क्रोमियम का ले लूं, अगर मैंने यहाँ क्रोमियम Cr ले लिया, CrS2O होल 6 प्लस 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा क्रोमियम का, तो यहां क्रोमियम पर क्या आ गया, ये अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 3d54s। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्टूडेंट को मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि जब भी वाटर होगा H2O होगा, X माइनस होगा यानी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होगा, OH माइनस आयन होगा, तो हमेशा ही आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, जरूरी नहीं है। मैंने ये कहा कि ये जो वीक लिगेंड है H2O हैलाइड X माइनस OH माइनस, ये डायरेक्ट अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ये खाली नहीं करवा सकते हैं। यानी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको पीछे नहीं भेज सकते हैं कि दूसरा पेयरिंग नहीं करते हैं। तो देखो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं वापस आप ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखो क्रोमियम पर क्या हो जाएगा, क्रोमियम पर क्रोमियम प्लस 6, अब क्रोमियम प्लस 3 वाला लिया है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d5 4s1। अब मैं इसको, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 निकाल दो, एक तो यहां से निकला, 2 यहां से निकला, तो अब ये हो गया 3d3। तो क्रोमियम प्लस 3 में होता है 3d3 4s0। तो अगर मैं क्रोमियम प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा क्रोमियम प्लस 3। क्रोमियम प्लस 3 तो 3d3 4s0। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने तो ये थोड़ी कहा कि हमेशा ही वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऐसा मैंने स्टेटमेंट अभी कहीं नहीं दिया क्लास। मैंने कहा कि जनरली बनाते हैं। मैंने ये कहा कि H2O हैलाइड OH माइनस आयन जो डायरेक्ट अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उनको यूज करते हैं। तो अब ये 6s2 है, तो इनके पास डायरेक्ट अवेलेबल ऑर्बिटल क्या है, 3D में पड़ा है ना, तो वो 4D को क्यों लेगा, तो यहाँ 4D को यूज ही नहीं करेगा। उसके पास जब ऑलरेडी ये पड़ा है तो वो आगे नहीं जाएगा, तो ये एक ये यूज करेगा, एक ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पेलेंटिमेट शेल के d ऑर्बिटल्स वेकेंट थे, तो इसको खाली कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट खाली तब जाके बैठ गया, बोर्ड बना लिया। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता जैसा कि प्रीवियस 2 एग्जांपल में देखा, तो फिर वो आगे 4D यूज करता। जो 2 पहले वाले एग्जांपल दिए Fe+3 वाले और कोबाल्ट +3 वाले, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहां थे, लेकिन क्रोमियम +3 में ये दोनों वेकेंट है तो यूज कर लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेलेंटिमेट शेल के 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल वैलेंसी शेल का और 3 p ऑर्बिटल वैलेंसी शेल के आपस में हाइब्रिडाइज होंगे और d2sp3 बन जाएगा और ये आ जाएगा d2sp3। तो ये वापस वीक फील्ड होते, वीक लिगेंड के साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जबकि मैंने जो पहले 2 एग्जांपल दिए, Fe जो मैंने पहले जो अभी 2 एग्जांपल दिए थे, FeH2O होल 6 +3 वाला, CO
H2O होल 6 प्लस 3, ये वीक वाटर के साथ ये दोनों आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स थे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे, जबकि ये वाला कौन सा बना है मेरा, ये वाला तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं ये पढ़ा रहा हूं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर। स्टूडेंट बहुत बार है ना एक गलत कॉन्सेप्ट उनके माइंड में सेट हो जाता है कि वीक फील्ड मतलब आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ सिचुएशन ऐसी आ गई कि वाटर जैसा वीक लिगेंड है लेकिन अवेलेबल ऑर्बिटल पेलेंटिमेट शेल में है, 3D में है, तो वो डायरेक्ट यूज कर गया, इसीलिए ये इनर बना गया। तो ये बस आपको ये ध्यान रखना, उसको पेयरिंग नहीं करेगा, अवेलेबल ऑर्बिटल्स को यूज करेगा वो। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, ये देखो आप K2 MnCl4। अब यहां क्लोरीन वीक लिगेंड है और क्लोरीन लिगेंड की तरह जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो लिगेंड है, बाहर है वो खाली न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आ रहा है। तो ये 2K प्लस MnCl4 -2। Mn पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं, X4 -1 क्लोरीन पे -2, क्लोरीन 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1, तो ये आ गया Mn पर +2। Mn का जो इलेक्ट्रॉन है Mn25, Mn25 तो आर्गन 25 3d5 4s2, 26 3d6 4s2, 27 3d7 4s2। इस तरह से याद करवाया मैंने आपको। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है। Mn का +2, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आर्गन 3d5 4s0। तो मैं Mn+2 की बात कर रहा हूं, तो Mn+2 का क्या हो जाएगा, ये देखो, ये तो 3d का, ये 4s का। अब यहां पर भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी वैलेंसी शेल के 4p0 और 3d0, सॉरी 4d0, लेकिन मेरे को 4d0 की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस ऑर्बिटल्स को बना नहीं रहा हूं। ये मेरे पेलेंटिमेट शेल के d ऑर्बिटल्स, इसमें 5 1 2 3 4 5। अब यहां कितने क्लोराइड हैं, फॉर्मूले में हमारे को कितने क्लोराइड है, 4 क्लोराइड है। मैंने क्या कहा, 4 क्लोराइड है, तो वो इन ऑर्बिटल्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेगा, वो इन चारों अवेलेबल ऑर्बिटल्स को यूज कर लेगा। जब वो इसको यूज करेगा, यानी क्या करेगा, वैलेंसी शेल के जो चारों ऑर्बिटल हैं 1s और 3p ऑर्बिटल sp3 बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा और 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा sp3 है। यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो टेट्राहेड्रल बनेगा। और यहां पर देखो, फिर वीक लिगेंड में इतना तो क्लियर है कि ये हाई पेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रह जाते हैं, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाते हैं, इनमें ज्यादा रह जाते हैं, क्योंकि वीक लिगेंड, वीक फील्ड का लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग नहीं कर पाता है। ये हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इस नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रल करने वाला K+, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2 और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो म्यू इक्वल्स टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 + 2, तो √35 आ जाएगी। तो म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा आती है हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म उसमें उतना ज्यादा है। तो
तो आई थिंक आपको इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स और आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स, या यूं बोलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझ में आ गए? ठीक, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब लिगेंड कौन से डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है? n-1d पेलेंटीमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग में यूज कर रहा है। आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब लिगेंड बॉन्डिंग के लिए कौन से डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है? वैलेंसी शेल के nd के। अब हम यहां पर ये जो वैलेंस, तो ये समझ में आ गया, वो का वही लिखा हुआ है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स when the complex form involves the inner n-1 d orbital for hybridization d2sp3, the complex is called inner orbital complex or hyperligated complex. इनको hyperligated complex भी कहते हैं। In this case, the electrons of the metal are made to paired up, so the complex will be either diamagnetic or will less a number of unpaired electrons. This type of complex is also known as low spin complex भी बोलते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे स्पिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो अपन जानते ही साइनाइड के हैं। ठीक है, तो इसको लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और फिर ये देखो आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं मैं, आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगा तो when the complex form involve the outer nd, ठीक है, जैसे अभी 4d यूज हो रहा था, तो nd orbitals for hybridization sp3d2, the complex is called outer complex or hypoligated complex. The complex will have large number of unpaired electron as the configuration of the metal remains. यही देखा आपने कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस मेटल में रह गए तो रह गए, उनको कोई पेयर करेगा नहीं, वो पेयरिंग में जाएंगे नहीं, अनचेंज। तो the complex will have larger number of unpaired electron as the configuration of the metal remains unchanged. This type of complex is also called high spin complex, यानी इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल है, वही देखो यहाँ फ्लोराइड वाले आ गए, वाटर फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सभी होते हैं। अब आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो मैं पढ़ा चुका, अभी वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रही थी। The metal atom or ion under the influence of ligand can use its n-1d ns-np। ये कब यूज होगा? जब इनर ऑर्बिटल या इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और ns-np-nd ऑर्बिटल कब यूज होंगे? जब आउटर फील्ड या आउटर कॉम्प्लेक्स बनेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। To yield a set of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on। सही है, अभी आपने देखा कोई ऑक्टाहेड्रल था, कोई टेट्राहेड्रल था, कोई प्लेनर था, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर sp3 है, टेट्राहेड्रल है, 4 पर dsp2 है, स्क्वायर प्लेनर है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं कर चुका हूं Zn+2 का कॉम्प्लेक्स में, ये Ni+2 के कॉम्प्लेक्स में, मेरी फर्स्ट क्लास देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। इसी तरह से ये sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 होगा तो भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और अब ये आ गई लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक तो कॉम्प्लेक्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नंबर 1। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नंबर 2। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बता पाई कि कब कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा और कब स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 है। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा वीबीटी वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मतलब क्यों कुछ लिगेंड पेयरिंग कर देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जब भी लिमिटेशन पूछे तो ये चारों लिमिटेशन लिखनी है। अब इन चारों लिमिटेशन को ओवरकम किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, जो हमारी फर्दर क्लासेस के जो हमारा फर्दर क्लासेस का टॉपिक है। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं और हम नेक्स्ट क्लास में सीएफटी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और फिर सीएफटी में एंटर करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।